नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्टिकल स्टोरी में। आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। एक नीलकंठ ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी उसे मत बताना, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्यारे दोस्तों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाइए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घना छायादार पेड़ नजर आया तो सपेरे उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगते हैं। इस वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सांप मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे ने उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोल के देखा तो वो सब हैरान हो गए। पिटारे में से वो नाग गायब हो चुका था और पिटारे में नाग की जगह एक खूबसूरत और बेशकीमती नौलखा हार था। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सपेरे ये देखकर हैरान थे कि हमने तो एक सांप पकड़ा था, ये हार कहां से आ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये हार तो उससे भी ज्यादा कीमती है। चलो ये हार लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा हमें इस हार की मुंह मांगी कीमत देगा। प्यारे दोस्तों, सपेरे उस हार को लेकर राजा के पास चल देते हैं। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक दरबार में सपेरों का झुंड प्रवेश हुआ। राजा ने जब सपेरों को देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज हमरो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत कीमती हार है जो महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा सूर्य प्रताप बोले, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज हमें ये रास्ते में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मान पूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और रानी से कहते हैं कि देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। प्यारे दोस्तों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौक एक दिव्य तेज चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती रह गई और कहने लगी कि महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था। ये बालक कैसे बन गया। राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है।
प्यारे दोस्तों, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी, राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने दिया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं है कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी ने पूछा कि महाराज, ये बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने ही हमें एक पिटारी में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। दोस्तों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब लड़का शादी के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा सूर्य प्रताप के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था विश्व नरेश। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। उसका नाम था इंदुमती। उस राजा की कन्या इंदुमती को राजा ने समस्त विद्याओं का ज्ञान करवाया, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा विचार करने लगे कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री इंदुमती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वो घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा सूर्य प्रताप की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा सूर्य प्रताप का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा सूर्य प्रताप देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा विश्व नरेश का पुरोहित हूं और हम उनकी कन्या इंदुमती का टीका लेकर आए हैं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी इंदुमती बड़ी रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य हैं। तब राजा सूर्य प्रताप कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा सूर्य प्रताप को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी इंदुमती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्य प्रताप अपने पुत्र को सजाकर दुल्हा बनाकर राजा विश्व नरेश के यहां बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा विश्व नरेश उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्य प्रताप वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो
उसी दिन महाराज सूर्य प्रताप ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा सूर्य प्रताप बेफिक्र होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े ही अच्छे तरीके से राज्य को चलाने लगे। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है, राजकुमारी इंदुमती अपनी दासियों से बात कर रही थी। दासी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, बुरा न मानो तो एक कहूं, आप अपने राजकुमार से अकेले में पूछना कि उनके मां बाप कौन हैं। दासी की बात सुन के राजकुमारी चौंक गई और कहने लगी कि दासी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजा सूर्य प्रताप के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। ये उनका पुत्र नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि राजकुमार के असली माता पिता कौन हैं, लेकिन जरूर जानती हूं कि राजकुमार महाराज सूर्य प्रताप के पुत्र नहीं हैं। आप खुद अपने पति से पूछ लेना। अब इंदुमती के मन अपने पति को लेकर शक पैदा हो गया और राजकुमारी सोचने लगी, जब शाम को राजकुमार घर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो इंदुमती उनसे कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछूं। राजकुमार कहते हैं, पूछो राजकुमारी, क्या पूछना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है, तुम्हारे पिता कौन है और तुम किस वंश के हो? यह बात सुनकर कि राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज सूर्य प्रताप और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब इंदुमती बोली कि नहीं महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया सच बताइए। तुम्हें मां गंगा की कसम, आज तुम्हें यह राज मुझे बताना ही होगा। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे, आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। प्यारे दोस्तों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। देवी, मैं महाराज का पुत्र हूं, तो तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तो राजकुमारी जिद करने लगी कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार बहुत बुरा फंस गया और सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार राजकुमारी से कहता है कि मान जाओ, तुम मुझसे बार बार ये बात मत पूछो वरना पछताओगी। लेकिन राजकुमारी जिद पकड़कर बैठ गई, बोलने लगी कि नहीं, बताओगे नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। राजकुमार कहता है, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहां नहीं। हम कल महल से बाहर वन में चलेंगे और मैं वहां तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अगले दिन रथ सजाया गया। उसमें राजकुमार और उसकी पत्नी इंदुमती दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी इंदुमती कहने लगी कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, बाल हट और प्रिय हट ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी इंदुमती जब नहीं मानती तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक के पानी में पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे पानी में उतर जाता है। जब छाती तक पानी में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर पानी में आया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत कर कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के पानी के ऊपर अपना फन दिखाने लगा और अपना फन दिखाने के बाद मैं वो नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी इंदुमती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला।
जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी इंदुमती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया। इंदुमती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वहां नहीं मिला। अब तो इंदुमती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महल को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज सूर्य प्रताप को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के पानी को खंगालो और राजकुमार को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी इंदुमती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा, रानी और राजकुमारी इंदुमती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा सूर्य प्रताप तो वृद्ध हो चुके थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। राजकुमारी इंदुमती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे इन्हीं कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। दोस्तों, अब तो रानी इंदुमती रोज कथा सुनती। इंदुमती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी इंदुमती का यही काम था। वे सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा, अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं और आज क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वह विचित्र इसलिए भी क्योंकि उनका आधा शरीर सांप का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे और दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। वहां चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था, उस नागराज का पुत्र, वो चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। वहां ये चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चा चल रही थी और अब राजकुमार के विवाह का नाम आया। उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं और इधर वो वृद्ध आदमी भी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है। उनका दरबार 3-4 घंटों के बाद खत्म होता है और अतिथि वहां से जा चुके थे, लेकिन वो नाग उस पीपल के पेड़ के पास आता है। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा, मेरी तरफ आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस पेड़ पर बैठा हूं। ये सोचकर वो बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन उस नाग ने क्या किया, वो उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी इंदुमती को याद किया। ये सब कुछ वो बूढ़ा आदमी देख रहा था और सुन रहा था और सोचने लगा कि ये तो बड़ा ही चमत्कार है और मैं ये क्या देख रहा हूं। इधर वो नाग रो रो कर हाय इंदुमती के रहा था
और फिर थोड़ी देर बाद वो नाग वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगा और वो बूढ़ा व्यक्ति नीचे उतरता है और अपने नगर वापस आ जाता है और मन में सोचता है कि वैसे भी मैं गरीब हूं और रानी इंदुमती भी नई नई कहानियां सुनती रहती हैं, तो क्यों न चलकर ये कहानी उनको सुनाई जाए। इसके बदले में रानी मुझे खूब सारा पैसा देंगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। और वो बूढ़ा आदमी रानी के पास पहुंच जाता है जहां इंदुमती का मंडप लगा हुआ था, जहां रोज बैठकर रानी कहानियां सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक कथावाचक रानी को कहानियां सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह रानी इंदुमती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। आज मैं आपको आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। आज रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय इंदुमती हाय इंदुमती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब ये बात जब राजकुमारी इंदुमती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बेटें खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा। ये सब सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं बाबा, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी इंदुमती ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी इंदुमती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इस प्रकार में बूढ़ा आदमी और रानी इंदुमती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं उस दरबार का। प्यारे दोस्तों, इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन न तो कोई दरबार सजता है और न कोई नाग आता है। अब तो इंदुमती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। वे बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों, रानी बेहद ही निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी स्थिति थी जिस दिन उस जंगल में वो दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की थी, चंद्रमा पूरी तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसरों पर देवताओं की सभाएं कुछ जगहों पर होती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देखा होगा। अब तो वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। रानी ने भी उस बूढ़ा आदमी से कह दिया था कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बिता और अगली पूर्णिमा की तिथि आई और वो बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और रानी से कहता है कि आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो। आज मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूं। प्रिय दर्शकों, महारानी इंदुमती और बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं।
वहां पहुंचकर रानी इंदुमती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुप कर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां पहले की तरह एक झाड़ू लगाने वाला आता था। उसने झाड़ू लगाया, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर नाग का और आधा मनुष्य का था। बूढ़ा आदमी इशारे से रानी को बताता है कि देख लो महारानी, यही दृश्य मैंने उस दिन देखा था। प्यारे दोस्तों, रानी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति नाग आता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। रानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा पति है। वो सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले जा सकती हूं, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था और बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतिज्ञा कीजिए। 3-4 घंटे तक वे सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी लोग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से इंदुमती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता गया और कहने लगा, रानी तुम। रानी कहने लगी कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं रानी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मुझे नहीं पा सकती। यहां जो सभा होती रहती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी इंदुमती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, ये रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। रानी इंदुमती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहां आकर के बैठना होगा, और जब यहां सभा लगने लगे तो ध्यान रखना तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर इंदुमती और बूढ़ा आदमी भी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा सूर्य प्रताप भी अपने पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो दोनों पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू होती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू होता है। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी इंदुमती को मौका मिल गया और वो सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभी सभा हड़बड़ा जाती है। तुम कौन हो और यहां इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय यहां क्यों आई हो? क्या तुम मृत्यु का डर भी नहीं जानती हो कि हम नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं? ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर के इंदुमती कहने लगी कि महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू बनूंगी। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़कर पिटारी में रखकर मुझे ले जाने लगे। तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने 9 लखा हार महाराज सूर्य प्रताप के यहां दे दिया। मैंने सोचा राजा सूर्य प्रताप का पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो मैं राजा के यह पुत्र बन जाता हूं। मैं अपनी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यह रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। राजा ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो जहां मेरा स्थान था वहां मैं इन्हें लेकर गया और वहां पहुंचकर मैं असली रूप में आ गया और अपने परिवार नागलोक में आ गया। ये बात जब नागराज ने सुनी तो रानी से कहने लगा कि देवी, क्या यह सच है? रानी ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही है। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। इंदुमती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे और तुम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें ही संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, नागराज ने इंदुमती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। उसके बाद रानी इंदुमती और राजकुमार ने नागराज से सर झुकाकर आशीर्वाद ले लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में ये खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। ये सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा सूर्य प्रताप और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, इस तरह से रानी जल्दी ही अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, नीलकंठ कहता है कि चाहे कितनी ही पतिव्रता स्त्री हो, अगर उसके जिद हट से आपके प्राण जाते हैं तो वो हठ उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। चाहे जिस बात को बताने से स्वयं पर या पारिवारिक जनों पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। चाहे जिस बात के कहने से स्त्री का, पिता का, माता का अपमान होता हो, आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उस बात को कभी न कहे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।